ऋषभ बात कर रहे हैं किस टॉपिक पर, वो है उपरस। क्योंकि यहाँ पे उपरस के बारे में बता रहे हैं। ऋषिता ऋषभ को बता रही है, उस पर बात कर रही है, लेकिन ऋषभ है कि वो मान ही नहीं रहा उसकी बात और कह रहा है नहीं नहीं, उपरस में तो उपरस है वो तो अभ्रक से शुरू होता है। लेकिन जो ऋषिता ने बुक उठाई और उसे श्लोक पढ़ के सुनाया, तो आइए जानते हैं कि कैसे करके ऋषिता ने ऋषभ की जो गलतफहमी है वो दूर की है और कैसे करके उसे उपरस के बारे में, उपरस के वर्गों के बारे में बताया है। शायद ऋषभ को इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि महारस, उपरस हो या साधारण रस हो, इन सबकी संख्या जो गैरिक है वो क्या होता है। तो गैरिक का जो इंग्लिश नेम है वो है ऑक्री और हेमेटाइट। फॉर्मूला है Fe2O3। पर्याय है गैरिक, गैरीय, गिरमुट, गिरिमृत्तिका, रक्त धातु, लोह धातु, गिरिमृद भव। परिचय है कि ये लाल वर्ण का लोहे का प्रधान खनिज है। इसमें 2 भाग लोहा तथा 3 भाग ऑक्सीजन होता है, यानी कि Fe2O3 तो 2 भाग फेरस है और 3 भाग ऑक्साइड है। इसमें 2 भाग लोहा तथा 3 भाग ऑक्साइड होता है। शेष 6 भाग जलीयांश होता है। इतिहास, इसे लोहे के प्रधान खनिज के रूप में इसे जाना जाता है। गैरिक के भेद, रस चूड़ामणि के अनुसार रस चूड़ामणि और रस रत्न समुच्चय में ने इसके 2 भेद बताए हैं, एक पाषाण गैरिक और एक स्वर्ण गैरिक। जो पाषाण गैरिक होता है वो कठिन है, ताम्र वर्ण का होता है। जो स्वर्ण गैरिक होता है वो स्निग्ध है, मसरण है, रक्त वर्ण का होता है। रस आवरण में वर्ण के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, रक्त, हेम, केवल। ठीक है। और आयुर्वेद प्रकाश में भी इसके 3 भेद बताए, स्वर्ण, सामान्य और पाषाण। उसके बाद है ग्राहत्व। क्या है कि स्वर्ण गैरिक स्निग्ध, मृषण एवं अत्यंत मृदु होता है। पाषाण गैरिक रूक्ष एवं कठिन तथा साधारण लाल वर्ण का होता है। औषध कार्य के लिए हम स्वर्ण गैरिक श्रेष्ठ माना जाता है, अतः सर्वत्र औषधि कार्य के लिए स्वर्ण गैरिक ही लेना चाहिए। स्वर्ण गैरिक वर्ण सूचक है। इसका सुंदर लाल वर्ण स्वर्णकारों द्वारा रंग चढ़ाने के काम में लिया जाता है। स्वर्ण गैरिक इतना मृदु होता है कि हाथ में लेने पर हाथ लाल हो जाता है। पाषाण गैरिक छूने से हाथ में रंग नहीं लगता। स्वर्ण गैरिक में पाषाण गैरिक की अपेक्षा लोहे की मात्रा कम होती है। प्राप्ति स्थान, भारत के लगभग सभी प्रांतों में पाया जाता है। बिहार के सिंह भूमि में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगर हम गैरिक का शोधन देखें तो गैरिक को गौदुग्ध के भावना देने से शुद्ध हो जाता है। गौघृत में भर्जन कर लेने से गैरिक शुद्ध हो जाता है। गैरिक का मारण व्यवहार में प्रचलित नहीं है। इसमें सत्व पातन से लोह धातु की प्राप्ति होती है। गैरिक का गुण है कि यह रस में मधुर और कषाय होता है, गुण में स्निग्ध होता है, वीर्य में शीत होता है, नेत्र के लिए यह हितकारी होता है, रक्त पित्त का नाश करने वाला तथा हिचकी, वमन और विष का नाश करता है। यह कंडूहर, रूक्ष तथा उर्दद का नाश करता है। गैरिक की मात्रा 2 से 4 रत्ती तक लेनी चाहिए। गैरिक के प्रमुख योग पुष्पायुनग चूर्ण, विषम ज्वरात्मक लोह, ज्वरांकुश रस, इरिमेदादि और वैरी काद्य प्रलेप आदि, ये होते हैं क्या गैरिक के प्रमुख योग। गैरिक के बाद आता है कासीस। जो कासीस है उसको हम पैरस सरपेट कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम है या ग्रीन विट्रोल कहते हैं। कलर में ये ग्रीन कलर का होता है, इनके हरित वर्ण का होता है। आकृति इसकी मणि भाकृति यानी कि क्रिस्टलाइन स्वरूप होता है। इसका फॉर्मूला इसका क्या होता है, FeSO4.7H2O। उसके बाद अगर हम इसके पर्यायों की बात करें तो पर्याय हैं काशीशक, पुष्प काशीश, पांशुक, पाशु काशीश, धातु काशीश और खेचर एवं खग, ये इसके पर्याय हैं। उसके बाद अगर इतिहास की बात करें तो वर्तमान में इसके 100 से भी अधिक योग चिकित्सा में प्रचलित है। प्राचीन काल में लिखने के लिए स्याही का काम कासीस के घोल से ही किया जाता था। परिचय, कासीस लोहे का यौगिक है। ये खनिज एवं कृत्रिम दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। कृत्रिम कासीस लोह चूर्ण पर सांद्र गंधक अम्ल की क्रिया से बनता है।
कासीस हरे रंग का मणिभ भी होता है। इसके मणिभ में 5 से 7 भाग तक जल का होता है। खुले वातावरण में कई बार इसका जल जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे ये हल्के पीले वर्ण को चूड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके खनिज स्वरूप में कभी कभी इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक भी अल्पांश मात्रा में पाया जाता है। इसका स्वाद खट्टा और कसैला सा होता है। प्राप्ति स्थान है, ये कृत्रिम कासीस जो होता है प्रयोगशाला से तथा कासीस सिंह भूमि बिहार के माक्षिक की खानों से प्राप्त होता है। विदेशों में जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, राज्य अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है। खनिज रूप में प्राकृत कासीस आयरन सल्फाइड के अपघटक यानी कि डिकम्पोजिशन से बनता है। भेद है इसके 3। रस आवरण ने कितने बताए? इसके 3 भेद बताए, शुक्ल, कृष्ण और पीत। उसके बाद वर्ण के आधार पर भी ये 3 है, पीत, कृष्ण और श्वेत, और 4 हैं। आनंद कंद ने जो बताया, पीत, कृष्ण, श्वेत और रक्त। उसके बाद है रस जल निधि में भी वर्ण के अनुसार बताए हैं। श्वेत को हम बाल कासीस कहते हैं, पीत को हम पुष्प कासीस कहते हैं, हरित को हम कृत्रिम कासीस कहते हैं और श्याम को हम धातु कासीस कहते हैं। आयुर्वेद प्रकाश ने रचना के आधार पर इसके 3 भेद बताए हैं, कासीस, धातु कासीस और आनंद कंद, और आयुर्वेद प्रकाश में अलग अलग बताए हैं। 4 2 ने बताए वर्ण के आधार के, आनंद कंद ने और रसजल निधि ने। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद प्रकाश ने रचना के आधार पर इसके 3 भेद बताए हैं, कासीस, धातु कासीस जिसे हम पांचु कासीस कहते हैं, पुष्प कासीस, किंचित पीत जो होता है। रुद्यामल तंत्र में 3 प्रकार के कासीस है, एक कासीस है, पुष्प कासीस है और हीरा कासीस है। उसके बाद क्या है, संप्राप्ति बाजारों में बहुत साफ और दानेदार हरे रंग के बड़े बड़े टुकड़ों में हीरा कासीस के नाम से मिलता है। उसके बाद है बालुका के समान दानेदार होने से इसका जो नाम है वो बालुका कासीस पड़ गया। इसी को धातु कासीस या पांशु कासीस भी कहते हैं। खुली हवा में कुछ काल तक रहने पर जब ये पीले रंग के चूड़ में बदल जाता है तब इसे हम पुष्प कासीस कहते हैं। रस रत्न समुच्चय में इसके प्रकार 2 भेद किए गए हैं, बालुका कासीस और पुष्प कासीस। उसके बाद है काशीश का शोधन। काशीश का शोधन हम कैसे करेंगे? तो काशीश के शोधन के लिए हम भृंगराज स्वयं रस को एक बार भिगो देने से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार प्राणियों के पित्तों अथवा स्त्री के रज में एक बार भिगो देने से शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेद प्रकाश तथा रस तरंगी में भृंगराज स्वरस में काशीश के 3 पहर तक स्वेदन करने का निर्देश दिया गया है। काशीश को जंबीर, नींबू स्वरस में 1 दिन तक भावित कर धूप में सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। कासी स्मारण, शुद्ध कासीस को प्रथम कांजी में 8 भावना देकर सुखाकर लघु पुट की अग्नि में फूंक दे तो कासीस का रक्तवर्ण का भस्म बना जाता है। अब इसी भस्म को नींबू स्वरस की भावना देकर सुखाकर अम्लता नष्ट होने तक पुट देते रहे तो कासीस को सर्व दोषों से रहित भस्म बन जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? इसी प्रकार जो कासीस का मारण है वो यही है। ठीक है, इसी प्रकार स्नुही कासीस स्वरस की भावना देकर अम्ल रस नष्ट होने तक पुट देते जाएं तो कासीस का उत्तम भस्म बन जाता है। उसके बाद कासीस भस्म के गुण। अगर हम कासीस की भस्म के गुण देखें तो कासीस भस्म से अम्ल, तिक्त एवं कषाय तथा वीर में उष्ण है। ये वात, श्लेष्मर, केश, नेत्र, कंडुघन एवं विषघन है तथा मूत्रकृच, अश्मरी एवं शूत्र का नाश करता है। ये क्षय, व्रण, पांडुनाशक, ज्वरग्न, रक्त संजक, रज प्रवर्तक, बल्य, प्लीहा, रोगनाशक तथा ब्राह प्रयोग से ये संकोच कर होता है। लोह भस्म के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। कासीस भस्म की मात्रा आधा से 2 रत्ती तक कासीस भस्म को की पूर्ण चूर्ण मात्रा है। ठीक है, उसके बाद कासीस भस्म के गुण। ये जो रस में होता है वो कैसा होता है? अम्ल, तिक्त और कषाय होता है, वीर में उष्ण होता है। ठीक है, उसके बाद कार्य क्या है इसका कि वाश्लेष्मर है, केश, नेत्र, कंडुघन एवं विषघन है, मूत्रकृच है, अश्मरी एवं क्षितिज का नाश करता है। ये इसके गुण हो गए। उसके बाद मात्रा हो गई आधा रत्ती से 2 रत्ती तक कासीस भस्म की पूर्ण मात्रा है। कासीस द्रव का निर्माण, अगर हम कासीस द्रव का निर्माण कर रहे हैं तो 2.5 तोले शुद्ध जल से
5 रत्ती शुद्ध यानी कि निर्मल कासीस डालकर घुला लें, यह आसानी से शीघ्र घुल जाता है, इसे कासीसी द्रव कहते हैं। तो क्या करेंगे हम 2.5 शुद्ध जल में हम कितनी 5 रत्ती शुद्ध कासीस यानी कि निर्मल कासीस को डाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये द्रव बन जाएगा। अब कासीस के द्रव का क्या गुण है, कासीस द्रव जो होता है वो गुदभ्रंश, विसर्ग आदि विभिन्न रोगों को ब्राह्म प्रयोग से नष्ट करता है। कासीस तत्वपातन क्या है, शुद्ध कासीस में यवसार, टंगड़ तथा सजी छाट तीनों सम्मिलित चतुर्थांश मिलाकर नींबू रस में घोटकर चक्रिका बनाकर सुखाकर मूषा में रखकर धमन करने से सत्व निकल आता है। कासीस से सत्व रूप में लोहा प्राप्त होता है। कासीस के प्रमुख योग क्या होते हैं, कासीस आदि गुटिका, कासीस आदि तेल, रज प्रवर्तिका भट्टी, लौह रसायन और सूत्र आदि रस ये होते हैं। अब इसकी ही चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथा इसमें क्या है, चौथा है स्फटिका यानी कि फिटकरी। ठीक है, अभी हमने 3 पढ़े, पहला पढ़ा गंधक, दूसरा पढ़ा था गैरिक, तीसरा था यही क्या था कासीस, और चौथा अब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्फटिका यानी कि फिटकरी, जिसे हम कहते हैं एलम और ऑल्टरनेट और पोटेश एलम। ठीक है, हिंदी नाम इसका क्या है, हिंदी नाम इसका है फिटकरी। ठीक है, अंग्रेजी नेम है इसका पोटेश एलम, और इसका जो फॉर्मूला है वो है K2SO4.Al2SO3.24H2O। ठीक है, ये है, तो क्या है K2SO4Al2SO होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, उसके बाद इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है वेट है वो 3.5 से 4 है, एटॉमिक नंबर कितना है 2.6। उसके बाद अगर हम इसके पर्याय की बात करें तो पर्याय क्या है, सुराष्ट्राज, सौराष्ट्राज, सौराष्ट्र मृत्तिका, तुवरी, स्फटिकारी, सुफिटा, स्फटिका, स्फटिकारिका, फटिका, शुभ्रा, काक्षी, रंगदा, द्रण रंगा, रंगद्रणा, द्रण रंगदा, पीतिका तथा रंगदात्री, ये सब फिटिका के पर्याय हैं। ठीक है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये सौराष्ट्र के पत्थरों में से पैदा होकर होने वाली एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे तुवरी कहते हैं। इसी मिट्टी को साफ करके फिटकरी तैयार की जाती है। ये श्वेत रंग के टुकड़े के रूप में होती है। जिस स्थान की भूमि में एल्युमिनियम और गंधक ये दोनों तत्व किसी विशेष रूप में विद्यमान होते हैं तो वहीं से ये निकलती है। ठीक है, या पहाड़ पर एक प्रकार की मिट्टी मिलती है जिसमें फिटकरी का थोड़ा अथवा अधिक अंश रहता है। ऐसी मिट्टी भारत में सर्वप्रथम सौराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद परिचय क्या है, इसका रासायनिक नाम डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्युमिनियम है। क्या है, डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्युमिनियम इसका रासायनिक नाम है। इसके कसैले स्वाद के कारण इसे तुवरी कहते हैं। तुवरी के 2 रीजन हो गए, एक सौराष्ट्र के देशों के पत्थर में मिलती है, दूसरा इसका ये सफ़ेद रंग के टुकड़े होते हैं। एल्युमिनियम और गंधक के 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, विशेषतर मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसे गुल्लिका क्यों कहते हैं, ये कैसी होती है, इसी मिट्टी से परिश्रम पूर्व यानी कि जो सौराष्ट्र की मिट्टी है, इसी मिट्टी से परिश्रम पूर्वक शुद्ध सफ़ेद दानेदार और बड़े बड़े शुभ्र रंग के टुकड़े के रूप में जो फिटकरी बनाई जाती है उसे गुल्लिका या फुल तुवरी कहते हैं। उसके बाद क्या है कि और इसका जो रासायनिक नाम है वो डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्युमिनियम कहते हैं। ठीक है, इसे कसैले स्वाद के कारण से तुवरी कहते हैं। स्फटिका के समान होने से स्फटिका कहते हैं। लोहा आदि अशुद्धियों के कारण सौराष्ट्रीय फुल्लिका इन दोनों में कभी कभी लाल, काला या नीला इत्यादि कुछ रंग दिखाई देता है। लोहे के कारण उसमें लाल रंग दिखाई देता है। इतिहास फिटकरी का ज्ञान एवं चिकित्सा में उपयोग अति प्राचीन है। चरक ने भी इसका उपयोग स्थानों पर बताया है। निर्माण विधि है कि पोटेशियम सल्फेट एवं एल्युमिनियम सल्फेट के सम अणुक मिश्रक के विलयन को गर्म कर जलीयांश को उड़ा देने से फिटकरी के मपिन यानी कि मणि यानी कि क्रिस्टल बनते हैं। एल्युमिनियम यानी कि एल्यूनाइट का निस्तासन यानी कल्सिनेशन करके ठंडा पदार्थ को जल में घोल लेते हैं। विलायन के छानकर वाष्पन करने से पोटैश एलम के क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट यानी कि बॉक्साइट इसका एक प्रमुख खनिज है। इसके सांद्र
H2SO4 में घोलकर इसमें पोटेशियम सल्फेट का विलयन मिलते हैं। तत्पश्चात इसका वाष्पन करते हैं जिससे पोटेशियम के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह रंगहीन क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ है। इसे क्रिस्टल में जल के 24 अणु होते हैं। ये जल में विलय है तथा गर्म करने पर पिघलता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर यह जल रहित हो जाता है। यह जल के शोधन, चमड़ा उद्योग, रंग को पक्का करने तथा औषधि कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्राप्ति स्थान है इसके गुजरात, सौराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बम्बई, ये सब है। ठीक है। उसके बाद द्वारका के पास से प्राप्त होने वाली मिट्टी गोपी चंदन को भी तुबरी के नाम से रस जल निधिकार ने सूचित किया है। भेद इसके कितने, अगर हम रस आवरक कारक ने वर्ण एवं स्वरूप के आधार पर दो बताएं। सित कृष्ण, सित को इन्हें खंडात्मक कहा है और कृष्ण को इन्हें चूड़ात्र रूप कहा है। रसेंद्र चूड़ामणि ने स्फटिका एवं फुलिका ऐसे दो भेद किए हैं। ईशत पित्त जो कैसा होता है, गुरु स्निग्ध स्फटिका होता है। शुभ्र वर्ण कैसा होता है, स्निग्ध समल और फुलिका होता है। ठीक है। उसके बाद रसेंद्र चूड़ामणि स्फटिका एवं फुलिका के दो भेद बता दिए। उसके बाद क्या, रस रत्न समुच्चय ने भी दो भेद बताए। फटिका यानी कि क्या बताया, फटिका क्या होता है कि ईशत पीत है और फुलिका यानी कि शुभ्र वर्ण है। ग्राह स्फटिका क्या है, ईशत पीत वर्ण वाला, बाहर में गुरु एवं स्निग्ध उत्तम रोगनाशक होता है, बाहर में हल्का श्वेत वर्ण का स्निग्ध एवं स्वाद में अम्ल फुलिका कहलाता है। ताम्र पर लेप करने से आसानी से ताम्र का भस्म कर डालता है। स्फटिका का शोधन, स्फटिका को अग्नि पर फुला लेने से यह शुद्ध हो जाता है। फिटकरी को 3 दिन तक कांजी में डुबोकर छोड़ दे तो यह शुद्ध हो जाता है। शोधन के प्रचलित विधि, स्फटिका शोधन हेतु इसे एक मिट्टी या लोहे के तवे या मृतिका शराब या यवकुट कर रखकर अग्नि पर चढ़ा दे। इसमें तब तक अग्नि देते रहें जब तक इसका संपूर्ण जलयांश निकल ना जाए। ये फूल कर बताशे के रूप जैसा हो जाता है। इसे चूड़ कर उपयोग के लिए रख ले। स्फटिका का मारण कैसे होता है, शराब संपुट में बंद कर स्फटिका को शराब संपुट में बंद कर लघु पिट की एक अग्नि दे दें। उसके बाद उसके श्वेत वर्ण की भस्म हो जाती है। स्फटिका के क्या गुण हैं, ये रस में कैसी होती, कटु होती, कषाय होती, अम्ल होती है और मधुर होती है। गुरु में गुरु एवं स्निग्ध होती है। वीर में उष्ण होती है। ब्राहा प्रयोग से संकोचक प्रभाव करती है। उसके बाद क्या है, ये कंठ्य केश व्रणघन विषग्न गर विनाशक, व्रण शोधन, रक्त स्तंभन, कुष्ठ, कफज, नेत्र रोग, उर्शत, क्षय, रक्त रोधक, त्रिदोषज, पित्त रोग, विषम, ज्वर, विसर्ग, यह योनि संचोक, ग्राही लेखन, मुख रोगनाशक तथा दांतों को दृढ़ करने वाली होती है। इसकी मात्रा होती है 2 से 4 रत्ती, अभ्यंतर प्रयोगात होती है। उसके बाद इसके योग क्या है कि शंख द्राव है, एलादी मंथ है, चतुर सुधादी है। ठीक है। अगर इस स्फटिका का सत्व पातन करना हो तो कैसे करेंगे, क्षार और अम्ल के द्रव्यों मर्दन कार धमन करने से इसका सत्व निकल आता है। गाय के पित्त से 100 भावना देकर धमन करने से इसका सत्व निकल आता है और सत्व पारद का क्रमण करता है। आज का टॉपिक है उपरस। उपरस क्या होते हैं, उपरस, महारस और साधारण रस, इन तीनों की संख्या 8 होती है। ठीक है। उसके बाद जो उपरस के लिए श्लोक है वो है गंधाश्म गैरिक आसीस कांड शीताल शिलांजनम कंड कुष्ठम चैत्य उपरसाश्च वाष्टो पारद कर्मण, यानी कि इसका कोड है गंगा कसम फिट हर मन अंजन कुष्ठ करता है। तो गंगा से हो गया गंगा यानी कि गंधक और गैरिक, कसम से हो गया कासीस, फिट यानी कि फिटकरी, हर से हड़ताल, मन से मनशिला, अंजन है और कंठ कुष्ठ। तो ये 8 तरीके के हमारे उपरस हो गए। अब इन 8 तरीके के उपरस में एक एक इनका इंग्लिश नेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर, वेट, मास, ये सब भी बताया गया है। तो क्या है कि जो गंधक होता है, गंधक क्या होता है, गंधक का जो इंग्लिश नेम है, हिंदी और संस्कृत नेम एक है गंधक, बस संस्कृत नेम में गंधक कहा है, विसर्ग लगी हुई है, हिंदी में गंधकी है। अंग्रेजी में इसे
सल्फ़र कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश नेम इसका सल्फ़र है। फॉर्मूला इसका मतलब जो सिंबल है वो है एस है, और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 119 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है 444.8 डिग्री सेल्सियस। एटॉमिक नंबर होता है 16 और वेट होता है 32। एटॉमिक मास 32। अब ये जल में अविलय तथा उष्ण जल में अल्प विलय होता है, यानी कि क्या होता है, ये जल में अविलय डूबता नहीं है और उष्ण जल में विलय यानी कि गर्म पानी में डूब जाता है। अब इसके पर्याय क्या क्या है? गंधक, गंध पाषाण, गंधी, रस गंधक, सुगंधिका, गंधिक, गंध, सौगंधिक, पूती गंध, अतिगंध, पामरी, कीटनाशक, बली, कुष्ठारी और भूर, शूर, भूमिज, शूरवारी, नवनीत, दैत्येंद्र, गंधमादन, क्रूर गंध, गैरी, पुष्प एवं लैली तक। ये सब इसके क्या हैं? पर्याय हैं। उत्पत्ति कहाँ होती है? रस ग्रंथों में क्षीर सागर के मंथन से अमृत के साथ इसकी उत्पत्ति तथा देवी पार्वती के जो रज से इसकी उत्पत्ति बतलाई गई है। ठीक है, तदनुसार यह पार्वती ज्वालामुखी जल प्रताप अथवा गौदंती माक्षिक आदि विविध खनिजों के साथ खानों में मिलता है। किसके साथ मिलता है? ज्वालामुखी में जल प्रताप या गौदंती के साथ, माक्षिक आदि विविध किसके साथ? और उनके साथ द्रव्यों के साथ मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इतिहास। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये चिकित्सा में चरक के काल से इसका प्रयोग होता आ रहा है। तो रसशास्त्र के विविध क्रम में इसको विशेष महत्व का स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्रायः पारद के बाद दूसरे स्थान पर प्रतिष्ठित है। पारद के बाद गंधक। ठीक है, धातु कर्म में तथा अधिकांश निरापद पारदीय कल्पों में इसका खूब प्रयोग होता है। धातुओं विशेषकर ताम्र के मारण के इसका विशेष महत्व होने से इसे शूलवारी संज्ञा से सूचित कर जाता है। शूलवारी संज्ञा से क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि इसमें धातु विशेषकर ताम्र के मारण में इसे विशेष महत्व दिया गया है। अब इसका प्राप्ति स्थान। अगर हम प्राप्ति स्थान करें तो प्रकृति में गंधक जो है वो मुक्तावस्था तथा अन्य धातुओं के खनिज के रूप में पाया जाता है। मुक्तावस्था में मिट्टी, कंकड़ आदि पदार्थों के साथ मिला हुआ पाया जाता है। श्वेत द्वीप में बलोचिस्तान के कोली सुल्तान नामक पहाड़ में जो कुछ समय पूर्व ज्वालामुखी पर्वत था। इसके निम्न प्रमुख खनिज हैं। अब इसके भी खनिज है। कौन कौन से? स्वर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक। दो माक्षिक हो गए, स्वर्णमाक्षिक और रौप्यमाक्षिक। विमल, ससय्यक, काशीस, नीलांजन, यशद खनिज, स्रोतांजन, हरताल, मंजिला और हिंगुल। ये क्या है? इसके खनिज है। तो क्या है? स्वर्णमाक्षिक, रौप्य, विमल, ससय्यक, काशीस, नीलांजन, यशत खनिज, स्रोतोअंजन, हरताल, मंजिला और हिंगुल। अब गंधक के खनिज से गंधक की प्राप्ति। अब गंधक के जिन खनिजों में गंधक का प्रमाण अधिक होता है, जिन खनिजों में गंधक का प्रमाण जो होता है अधिक होता है, ऐसे खनिजों में भट्टे में जलते हैं। ये कहाँ होते हैं? भट्टे में जलाए जाते हैं। भट्टे का जो भट्टा होता है वहाँ का फर्श जो होता है वो पक्का एवं ढलुआ बनाया जाता है, मतलब थोड़ा ढालू करके बनाया जाता है। भट्टे के बीचों बीच एक खुलादार क्या होता है? वायु नीचे से ऊपर की ओर खुला हुआ एक वायुदार होता है। फिर क्या होता है? नीचे पैदे से आग जलाई जाती है, इससे कुछ गंधक जल जाता है। ठीक है, और इससे बनने वाला सल्फराइड ऑक्साइड। फिर क्या होता है? इसमें हम नीचे से आग जलाते हैं और इससे कुछ गंधक जल जाता है और उससे बनने वाला सल्फराइड ऑक्साइड गैस भी निकास मार्ग से निकल जाता है। मतलब जब हम जलाएंगे तो सल्फर है तो सल्फराइड ऑक्साइड बन जाएगा, तो वो निकल जाता है। जलने की प्रक्रिया से क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है, उससे शेष गंधक पिघलकर फर्श पर बहता हुआ नीचे से ढुलककर फर्श एवं नाली से होता हुआ लकड़ी के बने ढांचे में पहुंच जाता है। ये ढांचे बत्ती के आकार के बने होते हैं। यही गंधक सामान व्यापारिक कार्यों के लिए पर्याप्त शुद्ध होता है और यही सस्ता भी पड़ता है। बिल्कुल शुद्ध गंधक प्राप्त करने के लिए इसी गंधक को हम क्या करेंगे?
तो क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध गंधक प्राप्त करने के लिए हम इसी गंधक को लोहे के भट्टे भभक्के में उबाला जाता है तथा उसकी भाप में ईंट के बड़े बड़े कमरों में ले जाते हैं, वहीं शुद्ध गंधक प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त गंधक सुंदर और दानेदार प्राप्त होता है। साधारणतः गंधक के दाने अष्टफल कारक होते हैं, लेकिन इसे द्रवित कर पुनः ठंडा करने पर सूचेकार दाने बन जाते हैं। द्रवित गंधक को धार पर गिरने से रबर की तरह लचीले यानी कि इलास्टिक नम गंधक का बन जाता है। ये ज्वलनशील होता है, जलने पर तीव्र गंध निकलती है। अब गंधक के प्रकार, अगर हम गंधक के प्रकार की बात करें तो गंधक के प्रकार सबने अपने अपने हिसाब से बताए हैं, तो लेकिन नॉर्मल 3 बताए। जो रसावरण ने बताया उन्होंने 3 प्रकार के बताए, रसेंद्र चूड़ामणि ने 4 प्रकार के बताए, और समस्त गंधक जो होता है वो संप्रति गंधक 2 प्रकार का उपलब्ध होता है। तो जो रसावरण ने गंधक बताया वो 3 प्रकार के कौन से, रक्त, पीत और श्वेत, ये गंधक बताया। जो रक्त चंदन था उसका नाम बताया शुक चंचु निभम, ठीक है, रक्त वर्ण का था ये, तो इसे श्रेष्ठ माना गया। श्वेत पीत वाले को मध्यम माना गया और श्वेत वाले को अधम माना गया। रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार जो थे वो 4 प्रकार के थे, रक्त, पीत, श्वेत और कृष्ण, ठीक है। रक्त को इन्होंने क्या माना, शुक तुंड निभम माना, यानी कि जो धातुवर्धक था, ठीक है। पीत को कैसा माना, शुक पिच्चल निभम बनाया, यानी कि रसायन कर्मार्थ बना दिया। श्वेत जो था वो खटिकार होता है, जो लोह मारणार्थ होता है। कृष्ण जो था वो दुर्लभ था, जिसने क्या करा, हमारे जरा मृत्यु नाशक अर्थ होता है, ठीक है। अब जो संप्रति गंधक है वो 2 प्रकार का होता है, एक हरित पीत वर्ण का और श्वेत पीत वर्ण का। दोनों पीत वर्ण के होते हैं, एक हरित और दूसरा श्वेत, ठीक है। हरित पीत वर्ण का जो होता है वो आंवला सार गंधक होता है और श्वेत पीत वर्ण का खटिका गंधक होता है, ठीक है। इसमें जो आंवला सार गंधक यानी कि जो हरित पीत वर्ण का है वो कैसा है, उत्तम एवं औषधि कार्य के लिए, तथा जो खटिका गंधक है यानी कि जो श्वेत गंधक है वो कैसा होता है, ब्राहा प्रयोगार्थ लेना चाहिए। उसके बाद है ग्राह स्वरूप। अगर हम ग्राह स्वरूप की बात करें तो शुष्क पिच्चल के समान पीत हरित वर्ण आभा वाला, नवनीत के समान चिकना, कठिन, स्निग्ध गंधक श्रेष्ठ होता है। कौन सा गंधक श्रेष्ठ होता है, जो शुक पिच के समान कि पीत हरित वर्ण का हो, आभा वाला हो, नवनीत के समान चिकना हो, कठिन हो, स्निग्ध गंधक श्रेष्ठ होता है। उसके बाद गंधक शोधन की आवश्यकता। अब गंधक के शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, गंधक में शिलाचूर्ण तथा विष, ये 2 प्रकार के मल होते हैं। कौन कौन से, एक तो शिलाचूर्ण है यानी कि जिसमें बालू कंकड़ पत्थर ये आते हैं, और विष यानी कि जो भी संख्या आदि ये होती है, ये 2 प्रकार के मल होते हैं। अतः इसका यत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। अशुद्ध गंधक के सेवन से क्या होता है, हमें कुष्ठ, ताप, भ्रम, पैतिक विकार उत्पन्न होते हैं। यह स्वरूप सुख एवं बलवीर की हानि करता है, अतः शुद्ध करके ही इसका उपयोग लाना चाहिए। अब इसमें गंधक शोधन, तो प्रथम विधि क्या है, एक पात्र में दूध भरकर उसके मुख को पतले वस्त्र से बांध दे, ठीक है। अगर गंधक शोधन कराना है तो गंधक शोधन की क्या विधि है, हम एक पात्र यानी कि हांडी लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको भरकर उसमें क्या, हांडी में दूध भरेंगे और मुख पर पतले वस्त्र को बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब एक लोहे की कढ़ाई में गौघृत के समान गंधक को पिघला लेंगे। लोहे की कढ़ाई में क्या करेंगे, गौघृत यानी कि घी को हम पिघला लेंगे। इस पिघले गंधक को हम क्या करेंगे, कपड़े से छानते हुए दूध भरी हांडी में गिरा देंगे। अब इस दूध एवं उसमें स्थित गंधक सहित हांडी को अग्नि पर चढ़ाकर मंद आंच से 1 घड़ी पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्वेदन के पश्चात क्या करेंगे, गंधक को हांडी से निकालकर स्वच्छ जल से धोकर सुखाकर शुद्ध गंधक प्राप्त करें। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक पाषाण आदि न पिघलने वाले पदार्थों से कपड़े पर छानकर मुक्त हो जाता है। घृत से तुष्य के आकार के नुकीले दाने यानी कि जो बूंदी के आकार होता है उसके दाने आएंगे। विष जो कपड़े से छनकर नीचे चला जाता है, पिंड रूप में दूध के ऊपर तैरता रहता है। इस प्रकार शुद्ध गंधक अपथ्य पूर्वक
सेवन से भी विकार नहीं उत्पन्न होते, अन्यथा अशुद्ध गंधक सेवन की स्थिति में किया अपत्य हलाहल विष के समान शरीर को नष्ट करने वाला बतलाया गया है। उसके बाद क्या है, दूसरी विधि क्या है, नहीं, उपरोक्त शोधन के 3 लाभ होते हैं। अच्छा, इस शोधन के क्या लाभ होते हैं, तो ना पिघलने वाला कंकर पत्थर बालू आदि कपड़े पर छनकर गंधक से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। घृत विलय पदार्थ घृत में घुलकर रह जाते हैं। ताप एवं स्नेह से बचे द्रव्य दुग्ध के जलीयांश में विलीन होकर गंधक के अलग हो जाते हैं। इस विधि के लिए कम से कम चतुर्थांश घृत अवश्य लें। दूसरी विधि क्या है, अगर हम इसकी दूसरी विधि की बात करें शोधन की, तो है गंधक को द्रवित कर भृंगराज स्वरस से गिराकर तत्पश्चात उसी रस में आधे घंटे तक स्वेदन कर लेने से गंधक शुद्ध हो जाता है। भृंगराज स्वरस से करेंगे, क्या करेंगे, उसमें स्वेदन कर लेने से गंधक क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसा हम कितनी बार करते हैं, 7 बार करना चाहिए। इस विधि में भी भृंगराज स्वरस युक्त पात्र जो होता है के मुख पर कपड़ा बांधकर द्रवित गंधक को वस्त्र से छानते हुए पात्र में गिराना चाहिए। अब इसकी तीसरी विधि भी है। बात करें हम इसकी तीसरी विधि की, तो एक हांडी में हम दूध भरेंगे, उसके मुख पर कपड़ा बांध दें, उसके कपड़े पर गंधक का चूड़ बिछा देंगे, हांडी के मुख को गंधक सहित पूरी तरह ढक देंगे। फिर क्या होगा, ऐसी मिट्टी के ढक्कन से शराब से ढककर हम एक शराब संपुट लेंगे, उससे उसे ढक देंगे। फिर कपड़ा मिट्टी कर पात्र को मुख तक एक गड्ढे में छनता हुआ दूध में चला जाता है। इस प्रकार गंधक क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद क्या है, ऐसा हम कितनी बार करते हैं, 100 बार कर लेने से गंधक कैसा होता है, गंध रहित हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त हम किससे कर सकते हैं, कौन कौन से रस है या दुग्ध है जिससे हम इसका शोधन कर सकते हैं, तो आर्द्र स्वरस है, अदरक स्वरस है, नींबू स्वरस है, अजा दुग्ध है, उन्मत्त निर्यास है, करंज तेल है, एरन तेल है, कांजी है, पालंडु स्वरस है, उष्णोदक है। इन सब द्वारा स्वेदन, द्रव निक्षेप, भावना, प्रक्षालन एवं कूर्म पुट पाक से गंधक की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद अगर हम शुद्ध गंधक की मात्रा देखें तो 1 से 8 रत्ती तक हमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम गंधक के गुण देखें तो गंधक कैसा होता है, रस में कटु तिक्त और कषाय होता है, गुण में सर होता है, वीर में उष्ण होता है और विपाक में मधुर होता है। ठीक है, उसके बाद है कि लेकिन जो आयुर्वेद प्रकाश है उन्होंने इसका जो विपाक बताया है वो कटु बताया। कर्म की अगर हम बात करें तो दीपन, पाचन, विषघन, जंतुघन, कृमिघन, अग्निकारक, आमोपच, शोषक, रस शोषक एवं रसायन है। ये पारद का भेदन कर मूर्छानप्रद, पारद को जीतने वाला, पारद का बल वीर वर्धक, दीर्घ आयुष्कर, दृष्टि शक्ति वर्धक, जंतु कंडु एवं विसर्प नाशक होता है। ये और क्या होता है, ये पित्त वर्धक और तथा कफवात हर भी होता है। व्याधि में ये क्या करता है, व्याधि कौन कौन सी नष्ट करता है, कंडू, कुष्ठ, पामा, द्रुध, विसर्ग, त्वक दोष, आम दोष, विष दोष, भूत दोष, कृमि दोष, प्लीहा रोग। अच्छा, यहाँ भूत दोष क्या है, जो बैक्टीरिया से डिजीज होते हैं वो, प्लीहा रोग, क्षय, जरा, नेत्र रोग, ज्वरा, दी रोग, मृत्यु, कास, आम अजीर्ण, मंदा अग्नि, बल, क्षय और ऊर्ध्व जत्रुगत संपूर्ण रोगों का नाश करता है। गंधक की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि गंधक से बढ़कर कोई दूसरा द्रव्य रस उपरस में नहीं है। उसके बाद है शुद्ध गंधक अशुद्ध पारद के खाने से उत्पन्न विकारों तथा अशुद्ध नाक सेवन से होने वाला सिरोदहा, आंत्रशूल आदि विकारों को शीघ्र नष्ट कर देता है। जो हम पारद, अशुद्ध पारद खाते हैं वो शुद्ध गंधक, जो रोग अशुद्ध पारद के खाने से होते हैं वो शुद्ध गंधक नष्ट कर देता है। उसके बाद है गंधक सेवन से उत्पन्न विकार की शांति। यदि गंधक सेवन से कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो गौघृत या गौदुग्ध का कुछ काल पर्यंत सेवन करना चाहिए। इससे गंधक जनित विकार की शांति हो जाती है। जो गंधक से रोग होंगे उसकी शांति हो जाएगी। उसके बाद गंधक सेवन काल में पथ्य, हमें क्या करना चाहिए, क्या पथ्य लेना चाहिए, तो जंगली पशु, जांगल पशु पक्षियों का जो मांस होता है या छाग पशु का मांस जो होता है वो गंधक सेवन में पथ्य होता है। उसके बाद क्या, गंधक सेवन काल में अपथ्य, तो क्या है, लवण, अम्ल, शाक, विदाही,
द्विदल अन्न, स्त्री सेवन तथा अधिक सवारी करना ये गंधक सेवन काल में अपथ्य होता है। गंधक रसायन क्या होता है? शुद्ध गंधक में प्रथम गौदुग्ध की 3 भावना देकर सुखा लें। तत्पश्चात इसमें चतुर्थांश में प्रत्येक द्रव्य तथा गुडुचि, स्वरस, आम्लकी, हरितकी, विभितकी, सोट, भृंगराज और आद्रक स्वारस, इन प्रत्येक की 8-8 भावना देकर हम सुखा लें। अब भावित गंधक के समान भाग शकरा का चूर्ण मिलाकर सुरक्षित रख लें। इससे गंधक रसायन कहते हैं। तो गंधक रसायन क्या कहते हैं? हम पहले जो शुद्ध गंधक होगा उसे दूध की 3 भावना देकर सुखाएंगे। उसके बाद हम चतुर्जातक यानी कि दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेश, इन प्रत्येक द्रव्य के साथ इसमें क्या मिलाएंगे? गुडुचि, स्वरस, आम्लकी, हरितकी, विभितकी मतलब यानी कि त्रिफला, गुडुचि स्वरस और भृंगराज और अदरक स्वरस ये मिलाएंगे। इसमें से हम प्रत्येक की 8-8 भावना देकर सुखा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अब जो भावित गंधक के समान भाग शकरा का चूर्ण मिलाकर फिर क्या करेंगे? हम सुरक्षित रख लें। इसे जो होगा गंधक रसायन कहते हैं। गंधक रसायन के गुण, गंधक रसायन के क्या गुण है? ये गंधक रसायन जो होता है वो धातु क्षय करता है, प्रमेय करता है, मंदाग्नि करता है, शूल करता है, उदर रोग करता है। ये सभी प्रकार के कुष्ठ तथा क्षय रोग को नष्ट करता है। बल, वृक्ष एवं ब्रहण है तथा अग्नि को बढ़ाता है। गंधक द्रुति क्या है? 1 फुट लंबे और चौड़े वस्त्रखंड पर 16वां भाग वेयोश यानी कि सोट, पीपल एवं मरीच मिला हुआ गंधक का चूर्ण फैलाकर लपेटकर वर्ती जैसा बना लें। अब इसे सूत्र से वेष्टित कर 1 पहर तक तिल के तेल में डुबोकर छोड़ दे। तत्पश्चात इसके तेल से निकाल मध्य में संदश से पकड़कर एक सिरे पर अग्नि सुलगा दे। नीचे एक पात्र रखकर वर्ती से टपकने वाली बूंदों को एकत्र कर इसे गंधक द्रुति कहते हैं। इस गंधक द्रुति में क्या होता है कि 3 बूंदे नागबली यानी कि पान पत्र पर रखकर उसी से शुद्ध पारद की 1 बल रखकर उंगली से भली भांति मिलाकर पारद सहित उस पान को खा लेने से अग्नि प्रदीप्त होती है। ये क्या करता है? क्षय करता है। पांडुरोग का श्वास, शूल, भयंकर ग्रहणी तथा आम का शीघ्रता से नाश करता है। शरीर में लघुता प्रदान करता है। वर्तमान में जो प्रचलित गंधक है वो अनुभूत विधि है। क्या है? तेल एवं गंधक 16:1 के अनुपात में लेकर दोनों को एकत्र मंद आंच पर चलाते हुए गर्म करते हैं। गंधक तेल में विलीन हो जाता है। तेल में पूरी तरह गंधक के विलीन हो जाने पर अग्नि से उतार लेते हैं। ठंडा होने पर शीशी में भरकर इसकी सिद्धि परीक्षा जल में डालकर करते हैं। जल में यदि इसकी बिंदु न फले तो द्रुति सिद्ध हुई जाती है। अब व्यवहार में ये तिल, नारियल, कटु, नींब आदि तेल का इस द्रुति के लिए उपयोग किया जाता है। ब्राहा प्रयोग से समय त्वक विकारों को नष्ट करता है। गंधक के प्रमुख योग, तो गंधक के प्रमुख योग हैं कंजली, रस परपटी, रस सिंदूर, रसगर्भ, पोटली और मकर ध्वज। ये 5 हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे गंधक। अब नेक्स्ट है, उसके बाद बात करते हैं हड़ताल, जो कि 5वां उपरस है। हड़ताल, हड़ताल का नाम क्या है? हड़तालिम यानी कि संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में से हड़ताल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं और पिमेंट और आर्सेनिक गोल्ड या फिर येलो आर्सेनिक। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो AS2S3 होता है। कार्टिन यानी कि इसका वेट कितना होता है? 1.5 से 2 तक होता है और एटॉमिक नंबर होता है 3.4 से 3.5 तक। ठीक है, पर्याय क्या है? हरिताल, ताल, तालक, नटभूषण, नतमंडक, शैलभूषण, विलायक, चित्रगंधक, पिंजर, वंशपत्रक, आल, पीतनक, बंगारी, लोमहृत, खजूर, वंशपत्रक, मलगंधक, ये सभी हड़ताल के पर्याय हैं। उसके बाद इसका इतिहास, भारतीयों को अत्यंत प्राचीन काल से इसका ज्ञान है। चरक एवं सुश्रुत ने इसके अनेक प्रयोग उपलब्ध कराए हैं। रस काल में इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया। परिचय है कि यह एक खनिज द्रव्य है। वर्तमान में यह कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। यह पीले रंग के चमकीले परतों वाले डेले के रूप में प्राप्त होता है। इसमें आर्सेनिक के 2 परमाणु और गंधक के 3 परमाणु होते हैं। जलने पर गंधक एवं लहसुन सी गंध आती है। आग पर यह उड़ जाता है। ये यवसार एवं नौसादर के घोल तथा सांद्र अम्ल में घुलनशील है। प्राप्ति स्थानीय विदेशों से भारत में आता है। इटली एवं ईरान इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। संप्रप्तिकृत हड़ताल
हड़ताल का निर्माण भारत में ही होता है। हड़ताल के भेद ये दो प्रकार का होता है, पत्रताल, पिंडताल। पत्रताल क्या होता है? उत्तम होता है। पिंडताल कैसा होता है? अधम होता है। पत्रताल ये स्वर्ण के समान सुंदर पीले चमक वाला, भारी, स्निग्ध, छोटे छोटे पत्रों से युक्त और चमकदार होता है। इससे अत्यंत अल्प प्रमाण में अशुद्धि होती है। पिंडताल कैसा होता है? ये पत्र रहित, पिंड के समान, अल्प सत्व वाला, चमक रहित तथा भारी होता है। इसे अधम माना जाता है। इसमें अशुद्धि अधिक होती है। इसे स्त्री पुष्पहर भी कहा जाता है। हड़ताल शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अशोधित हड़ताल के सेवन से दाह, शोफ, शरीर में कंप, तोद, रक्त विकार एवं कुष्ठ रोग की आशंका रहती है। शरीर की सुंदरता को नष्ट करता है, मृत्युकारक एवं वात एवं कफ रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। बिना शोधन किए इसका औषध कार्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध तालक वायु का नाशक करने वाला होता है। वातज रोग तथा प्रमेह को उत्पन्न करने वाला, शरीर में ताप, स्फोट, अंग संकोच उत्पन्न करता है। अतः इसकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? हड़ताल शोधन की आवश्यकता। ठीक है। हड़ताल का शोधन कुष्मांड स्वरस या तिलक्षार जल या चूर्णोदक में डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से हड़ताल शुद्ध हो जाता है। हड़ताल के छोटे छोटे टुकड़ों पर उसमें 10वां भाग टंकड़ डालकर जंबीवर, नींबू, स्वरस तथा कांजी से प्रक्षालन कर उसे चतुर्गुण वस्त्र की पोटली में बांधकर चूर्णोदक या कांजी में या कुष्मांड स्वरस अथवा शालमली स्वरस में 1 दिन स्वेदन कर लेना हड़ताल शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार त्रिफला क्वाथ या तिल तेल में 4 पहर तक डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से हड़ताल कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। हड़ताल का मारण अगर हमें करना हो तो शुद्ध हड़ताल में गाढ़े मधु सदृश पलाश मूल त्वक के क्वाथ की 3 भावना देकर पुनः उसे महिष सूत्र की भावना देकर चक्रिका बना सुखाकर शराब संपुट में बंद कर 10 उपलों की अग्नि से फूंक दे। इस प्रकार 12 पुट देने से हड़ताल का उत्तम भस्म बन जाता है। शुद्ध पत्रताल को पुनर्नवा के स्वरस में 1 दिन मर्दन कर एक गोलाकार चक्रिका बनाकर सुखा ले। अब इसे एक थाली में आधा भाग पुनर्नवा क्षार भरकर उसके बीचों बीच हड़ताल की चक्रिका को रखकर शेष भाग को पुनर्नवा क्षार से भर लें। अब इस भस्म यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि को क्रमशः बढ़ाए जाए ताकि 5 दिन तक अग्नि देकर इसका पाक करें। स्वांगशीत होने पर मतलब खुशीत होने पर सावधानी पूर्वक हड़ताल भस्म को प्राप्त करें। इसी प्रकार पीपल त्वक कात की 21 भावना देकर चक्रिका बना पीपल त्वक भस्म के मध्य रखकर 4 याम तक अग्नि पर पाक करने से हड़ताल का भस्म बन जाता है। अर्क दुग्ध से भावित कर चक्रिका बना पलाश भस्म के मध्य रखकर भस्म यंत्र विधि से 4 याम तक पाक करने से हड़ताल का भस्म बन जाता है। शुद्ध हड़ताल के समान भाग शुक्ति भस्म लेकर कुमारी स्वरस की भावना देकर चक्रिका बना सुखा एवं शराब संपुट में बंद कर लघु पुट की अग्नि देने से हड़ताल का भस्म बन जाता है। हड़ताल भस्म की परीक्षा। हड़ताल भस्म को अग्नि में डालने पर यदि उसमें से धुआं न निकले तो भस्म बन गया है ऐसा जानना चाहिए। धुआं निकलने पर ठीक मारण नहीं हुआ है ऐसा जानना चाहिए। हड़ताल के गुण होते हैं, रस में जो होता है कटु, तिक्त और कषाय होता है। गुड़ में जो होता है स्निग्ध एवं गुरु होता है और वीर में उष्ण होता है। हड़ताल कफ, रक्त विकृति को दूर करता है, विष तथा भूत बाधा को नष्ट करता है। केवल हड़ताल का सेवन करने से स्त्रियों का आर्तव दोष नष्ट हो जाता है। यही अग्निदीपक, बलकारक, कांतिपूर्वक, वृष, पुष्टकर, ओजकर, रसायन एवं मृत्युहर है। व्याधियों में विशेष रूप से वात व्याधि, श्लेष्म व्याधि, रक्त पित्त, वात पित्त, कुष्ठ, कंडु, विसर्प, द्रदु, पामा, श्लीपत, श्वास, कास, विषजन्य ज्वर, कटिग्रह, गुदरोग, क्षय, प्रमेह, मुख रोग, रक्त विकार, कफ पित्त रोगों को नष्ट करता है। हड़ताल भस्म अत्यंत पुराना फिरंग रोग, वात, रक्त विसर्ग, चक्रिका, सभी प्रकार के कुष्ठ, अर्श, विषम ज्वर, विपादिका, विविध प्रकार के कुष्ठ, अपस्मार, भगंदर, व्रण, नारी व्रण, कष्टकारी, स्फोट, वात, रक्तजन, अन्य रोगों का नाश करता है। हड़ताल भस्म की मात्रा अगर हम
ये आधा रत्ती तक इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, 1/4 से आधा रत्ती तक इसका उपयोग करा जाता है। इसका अनुपान क्या है? गुडुचि, कषाय, शहद एवं घृत आदि से। हड़ताल सेवन में पथ्य क्या है? लवण, अम्ल एवं कटुरस वाले पदार्थों तथा आतप सेवन आदि का त्याग कर देना चाहिए। लवण का त्याग संभव ना हो तो सैंधव लवण का सेवन करें। ठीक है, उसके बाद क्या? हड़ताल सेवन के उत्पन्न विकारों की शांति। कौन से विकारों को शांत करता है? शर्करायुक्त जीरक का 3 दिन तक सेवन कराएं। क्या हो? हड़ताल सेवन से जो विकार उत्पन्न हुए हैं उनकी शांति के लिए हम क्या करना चाहिए? शर्करायुक्त जीरक का 3 दिन तक सेवन कराएं। इसके अतिरिक्त जीरक, मधु एवं कुष्मांड स्वरस का दिन में 3 बार सेवन कराएं। हड़ताल सत्वपातन, या एक पल हड़ताल लेकर उसे अर्क दुग्ध की 1 दिन तक भावना देकर सुखा ले, फिर उसमें 1 तोला तेल मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दन कर कांच कूपी में भर बालुका यंत्र विधि से खुले स्थान पर 8 प्रहर तक पाचन करें। ठीक है, स्वांग शीत होने पर कूपी के तल भाग में स्थित श्वेत वर्ण का हड़ताल सत्व प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद क्या है? 7 पहर तक। ठीक है, 8 नहीं है, 7 पहर। रस माणिक के निर्माण। शुद्ध हड़ताल जो है वो चूर्ण को 2 अभ्रक पत्रों के बीच रखकर मंद अग्नि पर पकाएंगे। हड़ताल का वर्ण गाढ़ा रक्त वर्ण का हो जाने पर अग्नि से पृथक कर स्वांग शीत होने पर पश्चात सावधानी पूर्वक रस माणिक प्राप्त कर ले। इसमें शुद्ध हड़ताल का चूर्ण द्रवित होकर गाढ़ा लाल वर्ण के पत्र सदृश बन जाता है, जिसमें अभ्रक पत्र के बीच से सावधानी पूर्वक प्राप्त कर लेना चाहिए। वातश्लेष्मक ज्वर के लिए प्रशस्त होता है। इस रसमाणिक का उपयोग जहाँ जहाँ हड़ताल का उपयोग अपेक्षित हो वहाँ करना चाहिए। इसके योग हैं: कस्तूरी भैरव रस, ताल केशवर रस, ताल सिंदूर, नित्यानंद रत, वात गज जांकुश रस और समीर पन्नग रस आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मनशिला की। तो मनशिला क्या है? जिसे रियल गार कहते हैं। मनशिला का जो हिंदी नेम है वो मैनिसिल है, अंग्रेजी जो है वो रियल गार या रेड आर्सेनिक है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो है AS2S2। रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम जो है वो है आर्सेनिक सल्फाइड। कार्टिन यानी कि जो इसका वेट है वो है 1.5 से 2 और जो एटॉमिक मास है वो है 3.5। इसके जो पर्याय हैं वो रोगशिला, शिला, नेपालिका, मनोगुप्ता, मनोरा, मनोज्ञा, जागरिका, कुंटी, कुल्टी, गोला, नागमाता, कल्याणिका, रसनेत्रिक आदि ये सभी मनशिला के पर्याय। इतिहास है कि चरक काल से चिकित्सा में प्रयुक्त होता आ रहा है। परिचय की अगर बात करें तो ये बहुत ही सुंदर लाल वर्ण का यौगिक है जो घिसने पर नारंगी के वर्ण का हो जाता है। उसके बाद अगर हम जलाने पर लाल रंग की ज्वाला तथा लहसुन एवं गंधक की गंध देता है। ये कैसी गंध देता है? लहसुन की या लाल रंग की ज्वाला होती है और लहसुन एवं गंधक की गंध आती है। यह अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होता है, मतलब मिल जाता है। ये खनिज द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है तथा कृत्रिम भी बनाया जाता है। हड़ताल एवं मनशिला में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस बात का ज्ञान प्राचीन आयुर्वेदिकों को था। मेंसिला ताकत का ही एक भेद है तालक का ही एक भेद है। दोनों में मात्र इतना ही अंतर है कि हड़ताल जो होता है वो पीले रंग का होता है और मेंसिल नारंगी रंग का होता है। मनसिला में प्रत्येक 2 परमाणु आर्सेनिक के लिए गंधक के 2 ही परमाणु होते हैं, अतः इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक डाइसल्फाइड है। यह सुंदर नारंगी रंग के दानेदार पदार्थ होते हैं, खुली हवा में रखने से ही विकृत हो जाते हैं। प्राप्ति स्थान इसका है चीन, यूनान, भारत, कुमाऊं, स्पेन तथा चित्राल क्षेत्र में पाया जाता है। मनसिला के भेद अगर देखें तो 3 भेद बताए गए हैं। श्यामांगी जो कि रक्त वर्ग का होता है, जो उत्तम होता है। कर्ण वीर का पीत वर्ण का होता है, मध्यम होता है। खंडाख्य जो अतिरिक्त वर्ण का होता है और अधम होता है। रस रत्न समुच्चय में उपरोक्त तीनों के लक्षण इस प्रकार से दिए गए हैं कि क्या श्यामांगी जो है जो उत्तम वर्ण का है, रक्त वर्ण का है, जो मनशिला वर्ण में काली, लाल और किंचित पीली तथा भारपूर्ण हो उसे श्यामांगी कहते हैं, श्रेष्ठ होता है। कर्णवीर का जो मनशिला ताम्र सदृश लाल वर्ण की चमकदार तथा पीलेपन से रहित हो उसे कर्णवीर कहते हैं, ये श्रेष्ठतर है। खंडाख्य जो मनशिला आसानी से चूर्ण हो जाए, अत्यंत रक्त वर्ण की तथा भारी हो उसे खांडक्य कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ होती है। ये तीनों उत्तरोत्तर आधिक्य सत्व वाली होती है। सत्व के आधार पर ही इसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाई गई है। रस कामधेनु में रक्त, पीत और खांडक ये तीनों भेद कहे गए हैं तथा इसमें भी खांडक से पीत को तथा पीत से रक्त को श्रेष्ठ माना गया। आयुर्वेद प्रकाश ने भी 3 बताए, जिसमें श्यामा, कानभीरा और लास्ट थी द्विखंडा। उन्होंने खांडक के बताया, लेकिन इसमें द्विखंडा बताया। हिंगुल के समान रक्तवर्ण, किंचित पीतवर्ण तथा अति तेजस्वी ये श्यामा है। कर्णवीरा जो रक्तवर्ण की चूर्ण रूप में अत्यंत भारवान तथा और द्विखंडा कैसी है, किंचित रक्त एवं गौरवर्ण तथा भारी। उसके बाद ग्राहा वशिले की अगर बात करें तो कंकर पत्थर से रहित लाल कमल के समान वाली, वजन में भारी और चमकीली मनशिला शोधन कार्य के लिए उत्तम होती है। मनशिला शोधन की आवश्यकता अशुद्ध मनशिला के सेवन से अशबरी, मूत्रकृच, मंदाग्नि तथा मलबद्धता उत्पन्न होती है एवं शोधित मनशिला संपूर्ण रोगों को दूर करती है। अतएव इसका उपयोग शोधन के पश्चात ही करना चाहिए। अगर मनशिला के शोधन की बात करें तो मनशिला को अगस्त पत्र स्वरस अथवा अदरक स्वरस की 8 भावना देने से ये 7 भावना देने से ये शुद्ध हो जाता है। जयंती स्वरस, भृंगराज स्वरस, रस अगस्त से मिश्रित स्वरस में 1 प्रहर तक मनशिला का डोला यंत्र विधि से स्वेदन करना, तत्पश्चात पुनः बकरी के मूत्र में 1 प्रहर स्वेदन कर कांजी आदि अम्ल द्रव्यों से धो लेने से पश्चात मनशिला सभी रोगों में प्रयोग करने योग्य हो जाता है। चूने से जल में मनशिला को 3 दिन तक रखने से शुद्ध हो जाता है। बिजौरा नींबू स्वरस की 7 भावना देने से मनशिला शुद्ध हो जाता है। मनशिला के गुण, मनशिला रस में तिक्त कटु होती है, गुण में स्निग्ध होती है, गुरु होती है और सर होती है। वीर में कैसी होती है, उष्ण वीर की होती है। कर्म की दृष्टि से ये सभी रसायनों में श्रेष्ठ, लेखन, विषग्न, शोषण, वर्णकर, रक्त विकार तथा भूतो उपद्रव नाशनी है। यह कफवातजन रोग नाशक एवं विशेष रूप से कफज व्याधि नाशक है। यह श्वास, कास, अग्निमांद, क्षय, अनाह, कंडू, ज्वर, कृमि एवं विषरोग नाशक है। उसके बाद मनशिला की मात्रा की बात करें तो वो है 32वें भाग से 16वें भाग तक की, जो रोगी के बलाबल को देखते हुए देते हैं। मनशिला जो सेवनजन्य विकार की शांति है वो हम गौ दुग्ध में 3 दिन तक मधु मिश्रित करके देंगे, तब शांति हो जाएगी। यदि रोगी पथ्य सेवन करता रहे तो वमन, तृष्णा आदि विकार से शांति हो जाती है। मनशिला का जो सत्वपातन है वो मनशिला में हम कैसे करते हैं, गुड़, गुगलू, लोहकीट और घी से इनको क्या करेंगे, इन द्रव्यों को मनशिला से अष्टमांश मिलाकर एकत्र घी लें, पश्चात मूषा में रखकर धमन करने से सत्व निकल जाता है। मनशिला से सत्व रूप में संख्या यानी कि आर्सेनिक प्राप्त हो जाता है। मनशिला के प्रमुख योग है स्वास्थ्य कुठार रस, कमला नल रस, त्रैलोक्य, चिंतामणि रस, शय, केशारी रस, रस राज रस, मनशिलादि, धूम आदि। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अंजन। 7th है ये अंजन को, जिसे हम कहते हैं लेड एंड एंटीमोनी और कंपाउंड। वर्ग है उपरस वर्ग है। नाम संस्कृत में अंजनम होता है, हिंदी में अंजन है, अंग्रेजी में कॉलेरियम। ठीक है। उसके बाद पर्याय इसका मेचक एवं लोचन, ये अंजन के पर्याय हैं। इतिहास से अंजन का ज्ञान एवं उपयोग भारतीयों द्वारा वैदिक काल से होता आ रहा है। चरक एवं सुश्रुत अंजन, स्रोतंजन, सौवीरंजन, रसांजन, पुष्पांजन आदि के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो रस कामधेनु के अनुसार सभी अंजनों की उत्पत्ति एक प्राप्ति पर्वत तथा नदियों से बताई गई है। ठीक है। वर्तमान में अंजन खनिज एक कृत्रिम 2 रूपों में प्राप्त होता है। इनमें मतलब आजकल जो है वो अंजन जो है, काजल जो है वो कई तरीके से प्राप्त होता है। वो कैसे, सौवीरंजन, स्रोतो अंजन एवं नीला अंजन खनिज के रूप में तथा पुष्पा अंजन एवं रसा अंजन कृत्रिम विधि से प्राप्त किया जाता है। अगर हम निरुक्ति की बात करें तो जिस पदार्थ का नेत्र में अंजन किया जाता है उसे अंजन कहते हैं। ठीक है। अंजन के भेद रस चूड़ामणि के अनुसार 5 भेद हैं। सौवीरंजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। रस जल निधि ने इसका एक 6ठा भाग कुलता अंजन भी बताया है। किसने बताया, रस जल निधि। उन्होंने 5 तो बताए, साथ में 6ठा भी बताया। आयुर्वेद प्रकाश ने श्वेत एवं कृष्ण के रूप में अंजन के 2 भेद बताए, श्वेत सौवीरंजन और कृष्ण स्रोतांजन।
उसके बाद अंजन के भेदानुसार के अगर लक्षण की बात करें तो सौवीर अंजन जो है वो धूम्र धुएं के रंग का पांडु रंग अथवा श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश में इसे श्वेत वर्ण का बताया। रसांजन है जो है वो पीले रंग का बताया गया। स्रोतो अंजन जो है वो दीमक के मिट्टी के सदृश जो होता है, नीलो पल की आभा वाला नीले रंग की तथा घिसने पर गैरिक के समान लाल वर्ण की रेखा बनाता है। पुष्पांजन क्या होता है? सफेद रंग का होता है। नीला अंजन कैसा होता है? भारी होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहे हैं परिचय। अगर हम सौवीर अंजन स्रोतो अंजन की बात करें तो अंजन के अंतर्गत आने वाले इसके विविध भेद सभी अलग अलग प्रकार के खनिज है। सौवीर अंजन एवं स्रोतो अंजन ये दोनों एंटीमेंट कंपाउंड है, यानी कि सप्टिनाइट या एंटीमोनी सल्फाइड है। अर्थात सौवीर अंजन एवं स्रोतो अंजन दोनों ही एक द्रव के दो भेद हैं। दोनों में रंग की भिन्नता होती है। स्रोतो अंजन जो है वो कृष्ण वर्ण का होता है, जबकि सौवीर अंजन पांडुरंग या धूम्र वर्ण का होता है। उत्तम जो है वो स्रोतो अंजन के लक्षण होते हैं। रसरत्न समुच्चय ने कहा है कि वे सौवीर अंजन में भी मिलते हैं। दोनों की प्रकृति, स्वरूप एवं अन्य सभी लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। वाल्मीकि शिखर के आकार के गड्ढे के रूप का तोड़ने पर अंजन की तरह चमक किसके वाल्मीकि शिखर के आकार का गड्ढे के रूप का तोड़ने पर हम अंजन की तरह चमकदार काला घिसने पर गैरिक के रंग की रेखा खींचना तथा सत्व पातन से प्राप्त होने वाले सत्व, ये सभी बातें एक जैसी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रासायनिक दृष्टि से दोनों को देखें, यानी कि केमिकल फॉर्मुलेशन से दोनों को देखें तो क्या है, ये दोनों स्टिबनाइट या एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड हैं तथा एक एंटीमनी का प्रमुख खनिज है। दूसरा स्रोतो अंजन प्राह कपोती यानी कि ग्रे वर्ण का होता है। खानों में ये स्रोत सिरा के रूप में पत्थरों के बीच में प्राप्त होता है। इसी कारण संभवतः इसे स्रोतो अंजन भी कहा जाता है। एंटीमनी तत्व कहीं कहीं अल्प मात्रा में किंचित सीमा यानी कि लेड, सिल्वर और आर्सेनिक इन तत्वों के साथ भी मिला हुआ पाया जाता है। इसका वर्ण सदृश सफेद होता है। संभवतः ये खनिज सौवीर अंजन है। नीला अंजन की अगर हम बात करें तो इसमें लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है, लेड होता है, सल्फाइड होता है। कई बार इसमें सिल्वर सल्फाइड, जिंक, कैडमियम, कॉपर, बाइस्मथ, गैलन का रंग नील वर्ण या ग्रे, लेड ग्रे कलर तथा आकृति क्यूबिक फेसेस धात्वीय चमक युक्त होता है। उसके बाद पुष्पांजन। वर्तमान में जो पुष्पांजन नाम से जिंक ऑक्साइड का व्यापार में प्रचलन है। ठीक है, उसके बाद है अगर पुष्प काशीस के चरक चिकित्सा स्थान में पौष्पम अंजन तदनुसार ये पुष्प से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको पुष्पांजन भी कहते हैं। उसके बाद आयुर्वेद प्रकाश कार ने पुष्पांजन कहकर शंका व्यक्त की है कि ये रीति किट है। रीति पित्तल, ताम्र और यशत का यौगिक है, इसीलिए इसे कॉपर एवं जिंक की उपस्थिति को समझा जा सकता है। नेत्रों में ये दोनों उपयोगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद रसांजन। अगर हम रसांजन के नाम से वर्तमान में दारू हरिद्रा काष्ठ से तैयार किया गया क्वाथ घन है। तदनुसार दावरी क्वाथ के समान भाग में गौदुग्ध अथवा अजा दुग्ध मिलाकर पाक किया जाता है। यह जब पादशेष चतुर्थांश अवशिष्ट रह जाता है, यानी कि चौथाई रह जाता है अथवा घन हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो इसे ऊपर कर ग्रहण कर लेते हैं, उसे रसांजन कहा जाता है। ये नेत्र के लिए अत्यंत हितकारी होता है। रसांजन के पर्याय हैं रसगर्भम, रसाग्रम, रसोद्धवम, ताश्रयम, ताश्रम शैलम, बालभैष्यम, दावरी, क्योत्तदम आदि शब्द प्रयुक्त किए गए। इनमें रसोद्भव, रसाग्र, रसगर्भ आदि पर्याय पारद की ओर ध्यान आकृत करते हैं। अगर रीति के पित्तल के दमन करने से जो किट प्राप्त होता है वही रसांजन है। इसके अभाव में दारवी क्वाथ घन लेना चाहिए। अंजन के पर्याय सौवीर अंजन, सौवीर, सुविराज, कृष्ण अंजन और काला अंजन आदि।
स्रोतोअंजन के पर्याय है स्रोतोज, यामनेज, यामुन आदि। नीलांजन के पर्याय है शक्र, भूमिज, बारी, संभव, सुवर्ण घन, लोह, मार्दवकर आदि। पुष्पांजन के कुसुम अंजन, पुष्प केतु, कौसुम्भ, रीतिज, रीति पुष्पक आदि। रस गर्भ, रसाग्रज, रसोद्भव, ताशर, ताश्र, शैलक, कतक, बाल भेषज, दारवी, क्वाथोद्भव, वायु और अंजन तथा अग्निसार आदि। अगर इसके प्राप्ति स्थान की बात करें तो सौवीर और स्रोतोअंजन दोनों सासे हैं तो वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मलाया, बोर्नियो तथा भारत के जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में मिलता है। हजारीबाग, सीम, बिहार, गौतकी के निकट तथा पंजाब आदि प्रांतों में मिलता है। नीला अंजन जो होता है वो वर्मा, कश्मीर, बिहार के हजारीबाग क्षेत्र में मिलता है। जो रसा अंजन होता है वो दारू हरिद्रा के पाए जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका निर्माण होता है, जैसे कुमाऊं, ऊटक, मंड, गंडबाल। पुष्पांजन तो प्रयोगशाला में मिल जाता है। अंजन का शोधन करना हो तो भृंगराज रस की भावना देने से सभी प्रकार के अंजन शुद्ध हो जाते हैं। रसांजन की शुद्धि जो है वो सूर्यवर्त आदि योग, कौशातकी, सुरदाली, शिग्रू, वज्रकंद, नीलकड़ा तथा काकमाची इन सब की भावना से होती है। स्रोतो अंजन एवं रसा अंजन त्रिफला जल में स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। नीला अंजन का जो चूर्ण कर जंबीर नींबू के रस की भावना देकर 1 दिन तक आतप शुष्क कर लेने से शुद्ध हो जाता है। अंजन का मारण अपेक्षित नहीं है ऐसा माना जाता है। अंजन के गुण क्या होते हैं? जो सौवीर अंजन होता है वह तिक्त, कटु और कषाय होता है। वीर में शीत होता है, विपाक में मधुर होता है, गुण में स्निग्ध होता है। ये व्रण, शोधन, रोपण, दृष्टि प्रसादन, संग्राही, वैसे नेत्र एवं लेखन यह पित्तघन एवं त्रिदोषण होता है। रोगों में यह रक्त, पित्त, वमन, हिक्का, अक्षी रोग, व्रण, क्षय, रक्ताश, कर्ण रोग एवं विष रोग का नाश करता है। स्रोतो अंजन क्या है? ये रस में कषाय, मधुर, वीर ये शीत तथा गुण में स्निग्ध होता है। लेखन ग्राही, नेत्र कार्य करता है। हिक्का विषोद्भव रोग, वमन, कफपित्त एवं रक्त के रोगों को दूर करता है। रसांजन जो है वो रस में मधुर होता है, तिक्त होता है और कटु होता है। वीर में शीत होता है, विपाक में मधुर होता है और गुण में शीत होता है। ठीक है। इससे विष से उत्पन्न रोग कौन से होते हैं? मुख के रोग होते हैं। श्वास एवं हिक्का को नष्ट करता है, शरीर के वर्ण को बढ़ाता है तथा वात, रिक्त एवं रक्त पित्त नाशक है। चरक ने नेत्र स्त्राव कराने के लिए रसांजन का उपयोग बताया है। उसके बाद जो पुष्पांजन है वो कैसा होता है? रस में क्षारीय होता है, वीर शीत होता है, गुण में स्निग्ध होता है और शीत भी होता है। नेत्र रोग, भयंकर हिक्का, विष से उत्पन्न रोग और ज्वर को नष्ट करता है। नीलांजन जो होता है वो गुरु और स्निग्ध होता है, नेत्र के लिए हितकारी होता है, 3 दोषों का नाशक करता है। रसायन गुण युक्त सुवर्ण का मारण करने वाला तथा लोह धातुओं में मृदुता उत्पन्न करने वाला होता है। अंजन का जो सत्वपातन है वो मंशिला तथा रजवर्त के सत्वपातन की तरह इसका भी सत्वपातन करना चाहिए। अंजन के जो प्रमुख योग हैं वो है पुष्पान्युक चूर्ण, पीयूष वल्ली, पत्रांगस्व तथा चंद्रादि चूर्ण आदि। उसके बाद है कंकुष्ट। कंकुष्ट का जो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश नेम है वो है रूह बार्ब। उसके बाद उसका जो पर्याय है वो कांक कुष्ठ, कोल बालुक, तालकुश, तीक्ष्ण दुदिका, रंगदायक, रेचक, वरांग, विरंग, स्वर्ण श्री, निर्यास, हेमवती ये सब है। अगर इतिहास की बात करें तो कंकुष्ठ एक संदिग्ध द्रव्य है। प्राचीन काल में इसका संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ लोग कांचन छिरी अर्थात स्वर्ण छिरी को कांकुष्ठ मानते हैं, ऐसा दलहर ने लिखा है। ठीक है। दलहर द्वारा कथित अन्य लोगों के मत में स्वर्ण छिरी या उसका निर्यासी कंकुष्ठ है। भालुकी के मत से यह वंग का एक खनिज है। रस आवरण के अनुसार यह प्रवाल की छाया वाला लाल वर्ण का कोई द्रव्य है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार हिमालय पर्वत की छोटी पर्वत श्रृंखलाओं पर उत्पन्न होने वाला द्रव्य विशेष है। रस रत्न समुच्चय ने कंकुष्ठ के संबंध में अन्य लोगों को व्यक्त करते हुए कहा है, संध्योजात हाथी के बच्चे का मल कंकुष्ठ है। ठीक है। यह श्याम पीत वर्ण का होता है। घोड़े के बच्चे का नाभि नाल ही कंकुष्ठ है। यह श्वेत पीत वर्ण का होता है, अत्यंत रेचक होता है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार
मत्स्य मुदाद श्रृंग ही कंकुष्ट है। उसके बाद यादव जी के मत से बाजार में मिलने वाला द्रव्य रेवंद चीनी अर्थात गैम्बोस ट्री मैसूर गैम्बोस वृक्ष के मूल का घनसत्व ही कंकुष्ट है। वर्तमान में उपलब्ध कंकुष्ट प्रति बाजार में उपलब्ध कंकुष्ट तमाल वृक्ष मैसूर गैम्बोस ट्री के ग्रेसिया मोरेला के तने को तिरछा काटकर उसमें एक बांस की नली लगा दी जाती है, जिससे तने से स्रवित पीत वर्ण का स्राव उसमें एकत्र हो जाता है। उससे भर जाने पर उसी स्थान पर दूसरी नली लगाते हैं। बांस की नली में एकत्र रस सूखकर सुंदर रक्त पीत वर्ण का ठोस नली के आकार का बन जाता है, जिसे बांस की नली को तोड़कर प्राप्त कर लेते हैं। यदि इसके तने के रस को किसी खुले पात्र में एकत्र करते हैं तो ये सूखने पर चूर्ण रूप का हो जाता है। संप्राप्ति ये विशेषकर सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया आदि देशों में भारत में आता है। कंकुष्ट के भेद, 2 कंकुष्ट बताए गए हैं, नालिख्य कंकुष्ट यानी कि नलिका कंकुष्ट और रेणुका कंकुष्ट। उसके बाद इनमें नलिका कंकुष्ट पीले वर्ण का चमकदार, भारी, स्निग्ध तथा श्रेष्ठ होता है। रेणुका कंकुष्ट कुछ काला, वजन में हल्का, निसत्व तथा निरुपयोग होता है। कंकुष्ट का शोधन, कंकुष्ट में श्रोणी के क्वाथ की 3 भावना देने से यह शुद्ध हो जाता है। यह स्वयं सत्व रूप होता है, अतः इसका सत्वपातन आदि नहीं किया जाता। कंकुष्ट के गुण, रस में तिक्त, कटु एवं अम्ल है, वीर में उष्ण तथा गुण में तीक्ष्ण उष्ण है। ये अत्यंत रेचक है। ये व्रण, उदावर्त, शूल, प्लेहा, गुल्म, अर्श आदि रोगों का नाश करता है। ये आमवत को नष्ट करता है तथा क्षण मात्र में रेचन करता है। कंकुष्ट कठोरदर, उदर कांठिन्य तथा जलोदय का भी नाश करता है। कंकुष्ट का प्रयोग विरेचन के लिए कंकुष्ट का 1 यव की मात्रा में ग्राही द्रव्यों के साथ प्रयोग करना चाहिए। शीघ्र विरेचन कराकर आमजन्य रोगों को शांत करता है। अत्यधिक ये शीघ्र विरेचन के लिए कंकुष्ट को तांबुल के साथ सेवन कराए। कई बार अत्यधिक विरेचन से प्राण संकट में पड़ जाता है। कंकुष्ट के दुष्प्रभाव से शांति, कंकुष्ट जनित विष के प्रभाव को शांत करने के लिए बबूल मूल के साथ के क्वाथ के समान भाग जीरा एवं टंकड़ का प्रक्षेप डालकर बराबर सेवन कराना चाहिए। कंकुष्ट के प्रमुख योग धन्वंतरी घृत, धन्वंतरी रस, मृत संजीवनी रस, शोथो दादरी रस और उदावर्त घृत आदि हैं।